नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज पहली स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग को घेरना क्यों अखिलेश को भारी पड़ सकता है और कैसे उनके झूठे आरोपों की अब कलई खुलने लगी है, पोल खोलने लगी है। दूसरी स्टोरी में बात होगी अमेरिका से भारत रिपोर्ट किए गए अप्रवासियों पर हो रही विपक्ष की चालाक सियासत की और बताऊंगा कि मोदी सरकार को घेरने की उनकी कोशिश का असली मकसद क्या है। देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की वो हमास वाली साजिश कौन सी है जिसके टारगेट पर कश्मीर है और भारत में बैठे हमास के हमदर्द जिस पर चुप्पी साधे हुए। लेकिन शुरुआत अखिलेश की मिल्कीपुर वाली चालाक सियासत के साथ। 6 महीने पहले यही चुनाव आयोग अद्भुत था जब आप जीत गए थे सारे 42 सीटें लोकसभा की। आज चुनाव आयोग आपको मरा हुआ लग रहा है। संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। तो जो अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को पटकनी देने का लगातार दावा कर रहे थे, वोटिंग के बाद उनकी बोली बदली हुई क्यों? तमाम एग्जिट पोल में मिल्कीपुर में बीजेपी को बम्पर जीत की भविष्यवाणी कल ही हो गई। अखिलेश इस पर आज एक तरीके से नया सियासी स्यापा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट जारी किया जिसमें वो समाजवादी पार्टी सांसदों के साथ एक सफेद चादर लिए हुए दिखाई देते हैं और जिसके बीचों बीच लिखा हुआ था चुनाव आयोग। इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जरा एक बार पहले वो सुनिए और फिर मैं बताऊंगा कि इस पूरी सियासी नौटंकी के पीछे क्या चल रहा है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर उनका गढ़ है और कल जब वहां वोटिंग हुई तो बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वहां 65% से ज्यादा वोटिंग हुई और जो एक तरीके से नया रिकॉर्ड है लोकतंत्र के लिए। कायदे से अगर देखें तो एक अच्छी बात है और अखिलेश यादव को इस बात पर खुश होना चाहिए और चुनाव आयोग इसके लिए कायदे से बधाई का पात्र है। लेकिन अखिलेश की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया और उसे सफेद कपड़ा यानी कि कफन दे देने की जरूरत है। संसद परिसर में कफन वाली नौटंकी उनकी इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में अपनी हार नतीजों से पहले स्वीकार कर ली? क्या वो मान चुके हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में उनके सारे दांव फेल हो गए? क्या चुनाव आयोग को कफन वाला बयान देकर उन्होंने हार का नया बहाना ढूंढ लिया है? और क्या मिल्कीपुर के साथ फैजाबाद की हार का बदला योगी आदित्यनाथ ने ले लिया? ये वो सारे सवाल हैं जो कि अखिलेश यादव के इस सियासी पैतरेबाजी से उठ खड़े हुए। अखिलेश पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज की तारीख में नहीं बात कर रहे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवार जीत कर आए थे, संसद पहुंचे थे, तब तो अखिलेश यादव दिल खोलकर चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे। तब तो चुनाव आयोग पर किसी तरह का सवाल नहीं था। तब चुनाव में धांधली की कोई बात नहीं की गई, कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन आज एक विधानसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का बर्ताव ऐसा है कि अब वो मर गया है और उसे कफन दे देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। यही अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं और हमें क्यों कह रहे हैं वो भी आज सबूतों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है, जरा एक बार सुनिए। महीने पहले अगर यही सफेद कपड़ा लकड़ी की भी बात करते, तुष्टीकरण की राजनीति के शब्द नहीं है। 6 महीने पहले यही चुनाव आयोग अद्भुत था जब आप जीत गए थे सारे 42 सीटें लोकसभा की। आज चुनाव आयोग आपको मरा हुआ लग रहा है। ये बहुत दुखद है।
तो मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग हुई और दुनिया ने तस्वीरें देखी और अखिलेश और उनकी पार्टी दिन भर लगातार सोशल मीडिया के जरिए यह आरोप लगाती रही कि चुनाव में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। वो कहते रहे कि समाजवादी पार्टी ने 500 से ज्यादा शिकायतें की है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अखिलेश यादव का वो बयान एक बार फिर से सुनिए और फिर आपको इन आरोपों की, इन बयानों की हकीकत क्या है वो सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। तो 500 शिकायतें और एक भी कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग उनकी सारी शिकायतों पे चुप्पी साधे बैठा रहा, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अखिलेश के आरोपों की हकीकत क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूं। मिल्कीपुर में कल मतदान की शुरुआत के बाद से ही समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि वोटरों को मतदान से रोका जा रहा है, बूथ पर फर्जी मतदान करवाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एजेंटों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, हमारे बूथ एजेंटों के साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस प्रशासन शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी ने जितनी भी शिकायतें की, जितने भी आरोप लगाए, उन सब का जवाब स्थानीय प्रशासन, डीएम और पुलिस प्रशासन ने बिना देरी के दी, सबका जवाब दिया। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पेज पर वो सारे जवाब मौजूद हैं और उन्हें कोई भी देख सकता है। हमारे स्क्रीन पर उनमें से कई पोस्ट आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने इन सारी शिकायतों की फटाफट जांच करके और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब दिया। जो दावे झूठे थे, गलत थे, उन्हें खारिज किया। जो भ्रामक थे उनको भ्रामक बताया, भ्रम फैलाने वाला बताया। पब्लिक डोमेन में पूरी कार्रवाई की जानकारी दी और मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग को लेकर अखिलेश किस तरह से लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हुए थे, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली और लिखा कि मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और इस पोस्ट को उन्होंने शेयर करके कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जरा देखिए। पुलिस ने इस पोस्ट को भ्रामक बताया और पुलिस ने सबूतों के साथ साथ यह स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव ने जिस व्यक्ति की तस्वीर डाली थी वो असल में कोई वोटर नहीं था, वो बूथ एजेंट था और उसके कार्ड पर प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए आईडी कार्ड चेक की जा रही। नवभारत संवाददाता ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसकी तस्वीर का हवाला देकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के दावे को खुद उस शख्स ने कैसे खारिज किया और असलियत क्या थी इसकी, यह भी बताया। और वो क्या असलियत थी, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। अधीक्षक महोदय, आपका जो चेक करने आए थे कल, आइडेंटिटी चेक करने आए थे, क्या चेक करने आए थे? हाँ, आइडेंटिटी कार्ड चेक करने आए थे। आपको चेक किया कि मतदाता को चेक किया उन्होंने? नहीं, हमको चेक। आप क्या है? बूथ एजेंट है? हाँ, एजेंट। पूरा बताइए। हाँ, बूथ एजेंट। तो क्या चेक किया कप्तान साहब ने? ये आईडी को आधार कार्ड उसके बाद ये। तो क्या आपने ये लगाया नहीं था? क्या आपने लगाया था? ये प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा था। अच्छा, तो कप्तान साहब ने क्या कहा? वही लिख लो बस। तो यह है हकीकत अखिलेश यादव के दावों की, जो बता रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान को लेकर उनके दावे कितने हवा हवाई। पुलिस ने भी मीडिया में बयान जारी कर अखिलेश यादव की पोल खोली है। एक बार पुलिस का भी बयान सुनिए। कोई भी पुलिसकर्मी बूथ पर किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं कर रहा है।
जिस भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है मैं पूर्ण रूपेण उसका खंडन करता हूं। बूथ एजेंट से उसकी वेरिफिकेशन करते समय उसका जो आई कार्ड चेक किया जा रहा है उस दौरान ली गई एक फोटो को बिल्कुल भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। उस संबंध में हमने जिला का जो मीडिया ग्रुप है उस पर उसकी फोटो भी डाल दी, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति मतदाता नहीं है, उस पर्टिकुलर मतदान केंद्र का एक बूथ एजेंट है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि अखिलेश यादव को इस तरीके से भ्रामक खबरें या गलत खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी पड़ रही। क्या अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि उनका कोई भी दांव मिल्कीपुर उपचुनाव में काम नहीं आया? मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने क्या क्या नहीं किया? सनातन को निशाना बनाया और वो ऐसा मानते रहे कि ऐसा करने से फैजाबाद वाले चुनावी नतीजों को वो रिपीट कर पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार सवाल उठाया, बहुत सारी नेगेटिव बयानबाजी की और अंत में सांसद अवधेश प्रसाद का वो जार बेजार रोते हुए तस्वीरें भी लोगों ने देखी। लेकिन लगता है कि कोई दाव काम नहीं आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से जीते जरूर थे, लेकिन ये जीत दोहरा पाएंगे मिल्कीपुर में, ये हमेशा से संदिग्ध। लेकिन अवधेश प्रसाद की जीत को अखिलेश यादव ने जमकर भुनाया, उसका खूब प्रचार किया और इसे हिंदुत्व के हार के तौर पर पेश किया, इसे बीजेपी की विचारधारा की हार के तौर पर पेश किया और इस हार को लेकर बीजेपी और योगी इन पर लगातार निशाना साधते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तभी मिल्कीपुर उपचुनाव को एक तरीके से नाक का सवाल बना लिया था, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। जहां से अवधेश प्रसाद ने पहले विधायक थे और बाद में इस्तीफा देकर वो सांसद बने। नवंबर में यूपी में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें 7 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद यह एक तरीके से स्पष्ट हो गया था कि जो लोकसभा में जो कामयाबी मिली है, चुनावी कामयाबी मिली है समाजवादी पार्टी को, अब उसे दोहराना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव का नतीजा है वो अभी से अखिलेश यादव को डरा रहा है कि कहीं उसका हाल भी कुंदरकी जैसा ना हो जाए। और शायद यही वजह है कि अखिलेश नतीजों से पहले ही ठीकरा चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी स्टोरी की बारी है। अमेरिका से डिपोर्टेशन पर हो रही जो तगड़ी सियासत है, उस सियासत की हकीकत क्या है यह भी समझने की। राहुल और अखिलेश यादव को संसद में आज क्यों हथकड़ियां पहननी पड़ी, इस पर जरा मैं विस्तार से बात करूं। तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 प्रवासी भारतीयों को ट्रंप सरकार ने मिलिट्री विमान से भारत डिपोर्ट कर दिया और संसद में अब इस पर विपक्ष हल्ला मचा रहा है। मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए राहुल और अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने आज हाथों में हथकड़ियां पहन ली, प्रदर्शन किया कि अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी के साथ भारत क्यों भेजा। ये एक तरह से इस देश की पॉलिटिक्स का एक दूसरा चेहरा है जिसको कि आपको समझना चाहिए। किसी भी देश में अवैध तरीके से रह रहे लोग एक तरीके से अपराधी हैं। वो दूसरे देश में अवैध घुसपैठ करके वहां रह रहे हैं, इसलिए वहां के कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, यह उस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। और घुसपैठ, अवैध घुसपैठ दुनिया भर के लिए चुनौती बनी हुई। अमेरिका तो छोड़िए, खुद भारत भी घुसपैठ से जूझ रहा है। रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी तक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और उससे क्या हालात बन रहे हैं यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने अवैध भारतीयों पर जो एक्शन लिया, क्या वो एक्शन गलत था? क्या विपक्ष चाहता है कि भारत भी में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, जैसे विपक्ष
उसके लिए माहौल, उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में हैं तो रहने दिया जाए, आ रहे हैं तो आने दिया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, बल्कि उनको उल्टे वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। क्या विपक्ष चाहता है कि इसी तरीके से दुनिया के बाकी देश भी करें? जबकि हकीकत यह है कि हर देश अपने लोगों को सिक्योरिटी रिव्यू के लिए करने हाई लेवल मीटिंग पूरी हुई और में गृह मंत्री ने आदेश दिया कि ये कह रहे हैं उनकी इमेज, उनकी एक साख है। और वो साख किस लिए है? वो साख इसलिए है कि दुनिया में चाहे हिंदुस्तानी जहां भी हैं, वो मेहनतकश और काबिल टैलेंटेड लोगों में गिने जाते हैं और वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में जाने जाते हैं, जो कानून की इज्जत करते हैं, जो उस देश के कानून के दायरे में रहकर उस देश की इकोनॉमी और उसके समाज को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। भारतीयों की साख और भारतीयों की पहचान इस रूप में। क्या इस देश का विपक्ष चाहता है कि इस देश से, हिंदुस्तान से इसी तरीके से अवैध रूप से लोग दुनिया भर में जाते रहें और वो भारत का नाम खराब करते रहें? आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि आज दुनिया भर में जो भारतीय, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसकी क्या इमेज है? उसकी इमेज यह है कि भारत से आने वाले लोग बहुत काबिल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। वो या तो इंजीनियर होंगे या डॉक्टर होंगे, और जहां वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं होंगे वहां मेहनतकश कामगार होंगे, मेहनतकश मजदूर होंगे। वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे और उस देश को बेहतर बनाएंगे। लेकिन जो लोग यहां अवैध तरीके से हिंदुस्तान से जा रहे हैं, उस देश में घुसपैठियों के तौर पे रह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको अगर भारत भेजा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? क्या विपक्ष ये चाहता है कि वहां उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता? तब बेहतर होता। डिटेंशन सेंटर में रखे जाने से तो बेहतर है ना कि उनको भारत ससम्मान भेज दिया गया। और रही बात हथकड़ी लगाने की, तो हर देश का अपना कानून है, और जब आप कानून तोड़कर उस देश में दाखिल हुए हैं, तो उस देश के कानून के हिसाब के साथ ही, कानून के हिसाब से ही आपके साथ बर्ताव होगा। यह बात आपके जेहन में होनी चाहिए, और ये अगर नहीं थी तो ये आपकी गलती। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय, अप्रवासी भारतीयों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और उनको अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। कांग्रेस की सरकारों में भी ऐसा हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों पर जो जवाब दिया है, एक बार आपको उसको सुनना चाहिए। इससे आपको विपक्षी राजनीति को समझने में मदद मिलेगी। The process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation from the United States since 2009. The numbers, years-wise, sir, are listed in my statement. From 2009, there were 734, 2010, 799, 2011, 597, then 530, 515, 591, 708, 1303, 1024, 1180, 242, 805, 862, 617, and 1368. So these are the numbers given by our Bureau of Immigration. तो ये पहला मौका नहीं था। जयशंकर ने पूरी लिस्ट गिना दी, पूरी सूची बता दी कि कब कब कितने भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं, भारत वापस भेजे गए। और इस बार तो ट्रंप जब उनकी वापसी हो रही थी, तभी एक तरीके से तय था कि वो अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा फैसला करेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। और उसी के तहत 104 भारतीयों को आज वापस भेजा गया है। इसमें हरियाणा के 33 लोग हैं, गुजरात के 33 लोग हैं, पंजाब के 30 हैं, महाराष्ट्र और यूपी से 3-3 लोग हैं और चंडीगढ़ से 2 लोग। ट्रंप सरकार के मुताबिक ये सभी लोग अवैध तरीके से अमेरिका के अलग अलग शहरों में रह रहे थे। अमेरिका में भारत की पहचान अवैध प्रवासियों की वजह से नहीं है, बल्कि वहां वैध तरीके से अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत की बदौलत वहां
रहने का हक हासिल करने वाले लोगों की वजह से, जिन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। ट्रंप ने उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रंप सरकार ने उन लोगों को तो कोई परेशान नहीं किया है। लेकिन माहौल यहां ऐसे बनाया जा रहा है कि जैसे अवैध प्रवासियों को वापस भेजना भारत की साख और भारत की नाक का सवाल है, भारत की इज्जत और उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। विपक्ष को यह याद रखना चाहिए कि इस देश की प्रतिष्ठा अवैध प्रवासियों की वजह से नहीं है। इस देश की प्रतिष्ठा कानून की इज्जत करने वाले, अपनी प्रतिभा की बदौलत, अपने टैलेंट के बूते दूसरे देशों में जाकर अपना लोहा मनवाने वाले, अपनी कामयाबी का परचम फहराने वाले भारतीयों की वजह से। लेकिन आज विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप और मोदी मिलकर वामपंथी और कट्टरपंथी जो इकोसिस्टम है उसकी कमर तोड़ने में जुटा हुआ है, उससे विपक्षी नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। और इस दोस्ती को लेकर, इस गठजोड़ को लेकर वो ज्यादा परेशान है क्योंकि वामपंथी सोरोस से लेकर और जो पूरा इकोसिस्टम है वो आज कोलैप्स हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो इस देश के विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको उसी इकोसिस्टम से सह मिलती रही, उनको ताकत मिलती रही। इसीलिए आज ट्रंप की तरफ से 104 लोगों को जब वापस भेजा गया तो उसे भारत की प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे हैं। वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे भारत की पूरी साख जो है वो धूमिल हो गई। कांग्रेस के नेता है राजीव शुक्ला, उन्होंने दावा किया कि 7 लाख से ज्यादा भारतीय डिपोर्ट किए जाएंगे। लेकिन यह प्यू रिसर्च का दावा है, आंकड़ा है, और जिसके मुताबिक अमेरिका में 7.5 लाख भारतीय अवैध रूप से रहते हैं। लेकिन अमेरिका की जो खुद की माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक कितने लोग रह रहे हैं अमेरिका में अवैध रूप से, खास करके भारतीय, यह आंकड़ा 3.5 लाख का है। यानी कि जो बताया जा रहा है उससे आधा। क्या सारे लोग डिपोर्ट कर दिए जाएंगे? बहुत मुमकिन है कि यह एक सिंबॉलिक कार्रवाई होकर, एक प्रतीकात्मक कार्रवाई होकर खत्म हो जाए, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है और ट्रंप कोई पहले ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया। यह काम हमेशा से चलता रहा है। लेकिन ट्रंप ने चूंकि इसी मुद्दे पर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया, इसलिए वो इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी भारतीय डिपोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन यह भारत की साख का सवाल नहीं है, यह भारत की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। यह किसी भी देश में अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लोग जाकर रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिलहाल जो आंकड़ा है वो ये है कि अभी तक अमेरिका में सिर्फ 18,000 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको कि डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस देश में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे कि 3.5 लाख या 7.5 लाख भारतीयों को इसी तरीके से हथकड़ी पहनाकर भारत भेज दिया जाएगा और इससे तो भारत की छवि को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस पूरी पॉलिटिक्स में ये बात आखिर में याद रखने की है कि इस देश की प्रतिष्ठा कुछ अवैध अप्रवासियों की वजह से उसकी गिरवी नहीं है। उनके डिपोर्ट किए जाने और नहीं किए जाने से इस देश की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं है। यह विपक्ष का मुद्दा भले हो सकता है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार